हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं निकिता सिंह सरकारी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को सी-टेट, यूपी-टेट एंड सुपर टेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट मंडे से मैं चैप्टर वाइज लेके आप लोगों को चलूँगी। दोस्तों, ये हमारे संस्था के यूपी-टेट सी-टेट के चयनित छात्र हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज लेके चलूँगी, तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ाने वाली। चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को विकास जहाँ से स्टार्टिंग हुई है, मतलब बाल विकास की स्टार्टिंग मनोविज्ञान से हुई है, मतलब कि साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पहले मैं ये आप लोगों को बताऊँगी, फिर मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चलूँगी। ठीक है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी की उत्पत्ति, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मतलब इन मनोविज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों से हुई है। कितने? 2 शब्दों से। पहला है साइकी। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और दूसरा शब्द है हमारा लोगोस। क्या है? लोगोस। इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन, मतलब कि आत्मा का अध्ययन करना। ओके। तो दोस्तों, आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहा जाता है। तो 16वीं शताब्दी में इसे जांचा गया और साइकोलॉजिस्ट प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने एक नई परिभाषा दी। उस परिभाषा, वो प्लेटो ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। फिर 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। क्या हो गई? अमान्य हो गई। फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में एक नई परिभाषा आई, जो इटली के मनोवैज्ञानिक पंपानोजी और उनके सहयोगी थासरीड ने एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताते चल रही हूँ। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन करिए, और नहीं तो आप लोग ध्यान से बस इसको देखते जाइए, सुनते जाइए और समझते जाइए। ओके। फिर 17वीं शताब्दी में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। क्या हो गई? यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर 19वीं शताब्दी में एक नई परिभाषा आई, जिसे विलियम जेम्स और टिचनर ने दी। उन्होंने कहा मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। फिर 19वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में एक नई परिभाषा आई, जो परिभाषा वर्तमान की परिभाषा भी है। इसको वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल एंड थॉर्नडाइक ने दी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, जो कि परिभाषा आज तक चली आ रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट के कथन हैं, वो सब मैं सारा इम्पॉर्टेंट कथन एक वीडियो में बना के आपको दूंगी। ठीक है। चलिए फिर हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। ओके। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जितने ही ज़्यादा अच्छे से समझिएगा, उतना ही आपका बेनिफिट है। बाल मनोविज्ञान समझने पे आधारित है। जब तक आप इसको समझेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति इसको अच्छे से समझ गया, तो इसलिए हम आप लोगों को चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ, जैसे स्टार्टिंग से आप लोगों को बताते चलूँ और आप लोग समझते चलिए, जिससे आप लोगों को कम से कम 30 में से 29, 28 ऐसे नंबर आपके आए। ठीक है। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से
संबंध, मतलब विकास का अधिगम से क्या संबंध है। तो विकास की अवधारणा, विकास का मतलब क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है। मतलब विकास जीवन पर्यंत होने वाली निरंतर प्रक्रिया, चलने वाली है, सतत प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक शारीरिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत आदि इसमें होता है विकास के अंतर्गत, ठीक है। बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, वो चीज़ों को, संज्ञान का मतलब कि मतलब जानने लगता है, भाषा उसकी अच्छी हो जाती है, संवेग मतलब भय, डर, क्रोध, गुस्सा, वो और ये सब चीज़ें, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब चीज़ें आ जाती है। और वो सामाजिक विकास भी अपना करता है, समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बातें करनी, ये सभी विकास के ही अंतर्गत आता है। और विकास की प्रक्रिया में बच्चों की रुचियों, आदतों, स्वभावों, उसके व्यक्तित्व आदि भी शामिल किया जाता है, ठीक है। बाल विकास के अध्ययन में प्रायः निम्न बातें शामिल होती है, जैसे वो जन्म से पूर्व एवं जन्म के लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये बाल विकास की अवधारणा के अंतर्गत आता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु से क्या संबंध है। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है, इस प्रगति का विभिन्न आयु तथा अवकाश विशेष में क्या स्वरूपता है। ये सारी बातें बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव आदि में जो निरंतर परिवर्तन आते हैं, इनकी क्या प्रकृति होती है, मतलब कि ये किस तरह से होते हैं, ये सब मैं आगे आपको बता रही हूँ, ठीक है। विकास के अभिलक्षण, जैसे इसके लक्षण क्या क्या है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती है। विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास जब से बच्चा गर्भ में आता है तब से वो कुछ न कुछ प्रगति करता है, और गर्भ से लेकर मृत्यु पर, जब तक वो मरता नहीं है, जिस दिन वो उसका लास्ट होता है उस दिन तक उसमें विकास होता रहता है। विकास की प्रक्रिया सतत एवं विच्छिन्न दोनों प्रकार की हो सकती है। बच्चों में कुछ तेज़ी से और स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे दांत निकलना, जबकि कुछ परिवर्तनों में दिन प्रतिदिन क्रियाओं में से देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये अधिक प्रखर नहीं होते, जैसे व्याकरण को समझना। जैसे विकास की प्रक्रिया तेजी या धीमी हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास बहुआयामी है, मतलब कि विकास चारों ओर से होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है तथा कुछ अन्य में कमियां भी हमें दिखाई देती हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है। वृद्धि एवं विकास कभी एक समान नहीं होते, जैसे कि वृद्धि तो एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जैसे हमारी उम्र 14, 15, 18 तक हमारी वृद्धि का मतलब लंबाई, चौड़ाई, भार से है, ये तो कुछ समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है। इसीलिए विकास और वृद्धि कभी एक समान नहीं होता। जरूरी नहीं है कि बच्चे की वृद्धि हो रही है तो उसका विकास भी हो रहा है, मतलब कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लंबाई तो हो जाती है, एज तो हो जाती है, लेकिन उनका विकास, उनमें समझ उतना नहीं होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो नहीं हुई है, जिसकी लंबाई तो ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें वो जानने लगते हैं, ठीक है। विकास परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण करना। विकास प्रासंगिक हो सकता है, यह सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। विकास यह माता पिता के देहांत, दुर्घटना, युद्ध, बच्चों के पालन पोषण के रीति रिवाज, ऐसे घटकों की वजह से विकास पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे बच्चे के माता पिता का देहांत हो गया तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चे के पालन पोषण, जैसे माता पिता ने अच्छे से देख रेख नहीं की तो इससे भी बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन रुकता नहीं है, चलता रहता है। ओके, अब देखिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि और विकास में प्राय लोग इसको पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं। तो
वृद्धि, पहले हम आप लोग को वृद्धि बताएंगे। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। ओके, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का चरण होता है। इसका एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, विकास का एक सीमित क्षेत्र, मतलब जैसे बच्चा एक उम्र के बाद रुक जाता है, उसकी लंबाई, वृद्धि का मतलब उसकी लंबाई, ऊंचाई, उसके कद से है। ठीक है, लेकिन इस वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। जैसे विकास हमारा गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलता है, लेकिन वृद्धि हमारी ये आजीवन नहीं चलती है, ये रुक जाती है। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास भी हो रहा है। मतलब कि जब वृद्धि जैसे जिसकी उसकी वृद्धि बढ़ती लंबाई बढ़ती जा रही है, तो जरूरी नहीं कि उसका दिमाग भी उतना ही तेज हो। कभी कभी कुछ बच्चे लंबाई और उसकी उम्र तो हो जाती है, लेकिन उनके पास उतना दिमाग नहीं होता, वो इतनी चीज़ें नहीं बता सकते आपको। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कम उम्र में ही ज़्यादा कुछ जान जाते हैं। ठीक है, वृद्धि बालक के बड़े होने के साथ आकार, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि के लिए होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए हम जानते हैं विकास के बारे में। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये विकास बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। ठीक है, बालक के विकास, जैसे बालक का विकास हमेशा चलता रहता है, निरंतर। बालक में विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विकास व्यवहारिक परिवर्तन के साथ कार्यकुशलता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। मतलब विकास जो होता है वो जब हम देखते हैं, जब लोग बड़े हो जाते हैं और अच्छी आदतें, उनका व्यवहार अच्छा होता है, वो अपने परिवार को अच्छे दृष्टिकोण से चलाते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो उनके परिवार का विकास हो गया, विकास बहुत अच्छा हुआ है उनके परिवार का। तो विकास का ये मतलब भी होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम मानव विकास की कुछ अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा पर रुक जाती है, किंतु मनोशारीरिक मतलब हमारा जो दिमाग होता है उसका विकास निरंतर चलता रहता है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए, और जो नोट डाउन नहीं कर रहे हैं वो ध्यान से बस चीज़ों को लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें। ठीक है ना, हमें भी मोटिवेट करना तो ज़रूरी है आप लोगों को, जिससे मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दिला सकूं, ले आऊं आपके लिए। ओके, तो देखिए विद्वानों के अनुसार मानव विकास का अध्ययन 4 अवस्थाओं में करते हैं। नंबर 1 शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। नंबर 2 बाल्यावस्था, ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। नंबर 3 किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। नंबर 4 प्रौढ़ावस्था, ये कहाँ तक होती है? ये 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अधिगम, तो जैसा कि मेरे चैप्टर का नाम था विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध, मतलब विकास का अधिगम से क्या संबंध है, ये हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम मतलब लर्निंग मतलब सीखना। तो अधिगम एक की प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब हम सीखते हैं तभी तो हमारा विकास होता है, जिसको द्वारा हम कुछ, अधिगम एक प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। ओके, जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो एक उसका दिमाग कोरी स्लेट की तरह होता है, मतलब कि वो एकदम खाली होता है। लेकिन जब जैसे वो जन्म लेता है, माँ के गर्भ से जैसे ही वो बाहर निकलता है, तब से वो जन्म से वो रोना, गाना, हंसना, गुस्सा करना, सब कुछ वो धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है ना, तो जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम के बाद ही व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य होता है। मतलब जब व्यक्ति अधिगम करता, मतलब जब सीख जाता है, तो कोई से सीखने के बाद ही व्यक्ति स्वयं को जानता है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, और दुनिया को भी समझने लगता है कि कौन क्या कैसे है। ठीक है, तो अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जाता था। इसका मतलब है कि कोई चीज़ अगर हम लोग स्कूल में ही है या जैसे घर पे कोई चीज़ हम रटते हैं तो उसको सीखना नहीं कहते, वो तो कुछ समय के बाद भूल जाएगा। जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाए, मतलब कि फीड हो जाए, वो हमारा अधिगम होता है। ओके, चलिए हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताते हैं, जैसे कि गेट्स महोदय के अनुसार है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। EPL के अनुसार है अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में रहता है। ओके, चलिए, सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उन्हें सीखने की क्षमता होती है। मतलब बच्चे का जब मन करेगा सीखने का तो ही वो सीखेगा। सीखने की गति उचित होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल न जाए, उसे समझ सके और आत्मसात कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें कोई चीज़ ध्यान से ऐसा सीखना है जो हम आत्मसात कर सके, मतलब हमें समझ के बच्चों को सिखा के चलना है। ठीक है, सीखने की गति उचित होनी चाहिए। उचित का मतलब एक अच्छे ढंग से होनी चाहिए, ताकि हम जो रटते हैं रट कर हम ना सीखें। हम जिससे कि जैसे हम मेरा एग्ज़ाम है और हम कोई चीज़ रट रहे हैं तो रटने से कुछ नहीं होगा। रटने से हम मेरे दिमाग में फिट तो हो जाएगा, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए, और जैसे वो चीज़ हम बंद कर दिए वो तुरंत हमें भूल जाएगा। हमें ऐसा सीखना है जो हम हमेशा के लिए मेरे दिमाग में फीड हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। तो दोस्तों चलिए, शैशवावस्था में इसके दौरान अधिगम को हम सीखते हैं। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। मतलब जब हम जन्म से, हमने बताया था ना आपको शैशवावस्था का अर्थ है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक, स्टार्टिंग के 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में तीव्र पाई जाती है। देखिए, जब हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसे दोहराते हैं, चाहे वो तोतली भाषा में दोहराते, चाहे वो आधा वर्ड बोल पाते हैं आधा नहीं बोल पाते, लेकिन वो दोहराते हैं तभी तो वो सीखते हैं। तो ये चीज़ें उनमें बहुत तेज़ी से होती है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभिक होता है। इसी से जैसे वो 3 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का होता है, वो और रिश्तेदारियों में जाता है, वो अपने पास पड़ोस निकलता है, तो वो सबको देखते हुए वो सीखता है। ठीक है, चलिए, मनोविज्ञान के अनुसार यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इसमें बच्चे पहले 100-150 वर्ड बोलते हैं, फिर 2,500 वर्ड, 1,500 वर्ड बोलते हैं, फिर लगभग 3,000 तक वर्ड बोलने लगते हैं। चलिए, फिर इसके बाद आता है बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। तो मैंने आपको बताया था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तो बाल्यावस्था, इसके पहले चरण में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। जब बच्चा 6 साल के बच्चे को अपने दिमाग में बैठाइए, आपके घर में आपके आस पड़ोस बच्चे होंगे, तो देखिए जो 6 साल से 12 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, तो जो शुरुआती में स्टार्टिंग में वो सोचते हैं आपसे क्या, कब, क्यों, कैसे पूछते जाते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें कब होती हैं, ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब जो बच्चे पूछने लगते हैं तो वो वही उनको कहा जाता है कि तर्क शक्तियों का विकास हो रहा है। ठीक है, 6 से 9 वर्ष तक के बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं।
मतलब जब बच्चा 6 से 9 वर्ष तक का होता है तो उसकी लंबाई भी, उसका वज़न भी सब बढ़ने लगता है। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते थे, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। शैशवावस्था में बच्चे सीखते थे, दिमाग नहीं लगाते थे। अब बाल्यावस्था में बच्चे सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनके सीखने की गति थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। हमें उनके कब, क्यों, कहाँ, कैसे का अच्छे से जवाब देना चाहिए। उन्हें डांटना नहीं चाहिए, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। ओके, चलिए। किशोरावस्था में उसके दौरान अधिगम तो मैंने आपको बताया था किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई व भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि है। मतलब लंबाई उनकी जब 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के बीच में जितनी लंबाई बढ़नी होती है बढ़ जाती है, बहुत स्पीड में बढ़ती है, और साथ ही इनकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ, ये भी बढ़ती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। मतलब 12 वर्ष से 14 वर्ष तक में जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा लड़कियों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, और 14 वर्ष, क्योंकि लड़कियों की लंबाई 14-15 वर्ष के बाद रुक जाती है, 16 वर्ष के, ज़्यादा से ज़्यादा 16 वर्ष के बाद रुक जाती है। और लेकिन लड़कों की लंबाई 14 वर्ष से 18 की आयु में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती है। लड़कों की लंबाई 18 से 19-20 वर्ष तक बढ़ती है बस। ओके। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बच्चा स्कूल जाने लगता है, आस पड़ोस जाता है, दोस्त बनाता है, तो ये दोस्त इनके जितने भी लोग मिलेंगे, जिनसे भी बात करेगा, उन्हें अपना मित्र बना लेगा। यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। इस अवस्था में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट हमारा, इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए, और अगर ना नोट करें तो अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध। तो जैसे विकास के विभिन्न आयाम, जैसे शारीरिक विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, सामाजिक, सांवेगिक, ये सारे विकास होते हैं। इनका अधिगम से संबंध हम आपको बताने चल रहे हैं। तो पहला है शारीरिक विकास एवं उसका अधिगम से संबंध। ओके, तो शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर बाह्य एवं आंतरिक अवयवों को शामिल किया जाता है। जैसे शारीरिक विकास के अंतर्गत शारीरिक बाह्य परिवर्तन, जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात एवं वृद्धि, ऐसे विकास जो है वो स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। हाँ, और बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। अगर बच्चा शरीर से स्वस्थ है तो ही उसका अच्छे से विकास हो पाता है। इसके मूल आवश्यक है, जैसे पौष्टिक आहार खाना, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ लेते रहना, और एक्सरसाइज करना। ओके। शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, जैसे भी जिस तरह के उनके गुण भी बच्चों के शारीरिक वृद्धि और विकास पर आ जाता है, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब हमारा आ गया मानसिक विकास एवं अधिगम। तो जन्म के समय बालक में इस प्रकार की योग्यता का अभाव होता है। ओके। धीरे धीरे आयु के बढ़ने के साथ साथ मानसिक विकास की गति बढ़ती है। जैसे मैंने कि आपको बताया कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोरे स्लेट की तरह होता है वो बिल्कुल शून्य होता है, लेकिन जब वो जन्म लेता है उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे उसका मानसिक विकास भी होता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, निर्णय लेना आदि की योग्यता मानसिक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। इसका मतलब है कि बच्चा जब कल्पना करता है, मतलब कि सोचता है,
चीज़ों को याद करता है, विचार करता है और निरीक्षण करता, मतलब उसका क्या परिणाम मिला, और जब कोई निर्णय लेता है तो उसके विकास पे फ़र्क पड़ता है, मतलब उसका मानसिक विकास होता है जब उन सब चीज़ों को सोचता और समझता है। ठीक है। यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके कारण क्या है यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। मतलब कि जब जैसे कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो हमें उसके कारणों को जानना ही, जैसे हम जब उसके कारण को जान लेंगे तो ही तो हम उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। ठीक है। उसकी कारण को जानेंगे कि ये परिवार से डिस्टर्ब है, या फिर उसके धन पैसों की कोई कमी है, या फिर उसके व्यवहार ऐसे कि उसके कोई मित्र नहीं बन रहे हैं, ऐसे ये सब उसकी मानसिक कमजोरी है। ठीक है। चलिए, किसी विधि और तरीके से पढ़ाया जाए सहायक सामग्री तथा शिक्षण साधन का प्रयोग किस तरह किया जाए, शैक्षणिक वातावरण का प्रयोग क्या हो, इन सब के निर्धारण में मानसिक विकास की विभिन्न पहलुओं की जानकारी के लिए सहायक साबित होता है। मतलब हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाना है, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन शिक्षण के साधन किस तरह के चाहिए हमें, इनका शैक्षिक मतलब कि शिक्षा मतलब क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, इन सब के निर्धारण में मानसिक विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी शिक्षकों के लिए सहायक साबित होगी। जब शिक्षक के पास ये सब चीज़ें होंगी तब उनके मानसिक विकास को वो बता सकते हैं कि किस लेवल का है। ठीक है। चलिए, सांवेगिक विकास एवं अधिगम। ओके। तो संवेग मतलब क्या होता है? संवेग होता है भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, डर, स्नेह, हंसना, रोना, ये सब हमारा क्या है? संवेग है। संवेग जिस भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करे, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य आदि। ठीक है। संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से बालक के स्वस्थ एवं शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चा जैसे डर रहा है, कि गुस्से में है, कि वो घृणा कर रहा है, कि वह आश्चर्यचकित है, ये सब का उसके स्वस्थ शरीर पे असर पड़ता है, कि हमें इसका पता लगाना, इसको ध्यान से देखना चाहिए कि बच्चा किस तरह की स्थिति में है और इसका निवारण करना चाहिए। ओके। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। जैसे बालक का विकास किस तरह हो रहा, अगर वो संतुलित है तो संवेगात्मक विकास की आवश्यकता, मतलब कि बच्चा खुश है, अच्छे से है, तो उसका जो है संतुलित विकास हो रहा है। ओके। विद्यालय के परिवेश और क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित कर अध्यापक बच्चों में संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। मतलब विद्यालय का परिवेश, क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित अध्यापक बच्चों को संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। मतलब एक अध्यापक विद्यालय के परिवेश को, वहाँ की क्रियाकलापों को उचित प्रकार से अगर संगठित करके चलता है तो वो बच्चे के संवेग विकास में भरपूर योगदान दे रहा है। ओके। बेटा दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जो बच्चे नए हों वो सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, जिससे मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आप लोग को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ओके। तो देखिए, विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम से संबंध क्या क्या है, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इसमें होगा। ओके। तो जैसा कि विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये सभी अभिप्राय को प्रभावित करते हैं। विकास के जो भी आयाम हैं वो सबका सीखने से हमारे सबका एक अटूट संबंध है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक विकास में मददगार होता है। हम कैसे सिखाएं, कब सिखाएं, किस तरह की चीज़ों को लेकर सिखाएं, ये सब हम अगर सिखाते हैं तो बच्चों के मानसिक विकास पर मदद मिलती है। ओके। सभी बच्चों
कि स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल विधि में सहभागिता उनके शारीरिक सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। जैसे कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने देना चाहिए, उन्हें औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों से खेलने देना चाहिए। और खेल खेल से अगर हम चीज़ों को समझाते हैं तो उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से चलता है। और एक अध्यापक का यह कर्तव्य है कि बच्चों को खेल खेल में ही सिखाए। ठीक है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना एवं कार्य अधिगम की प्रक्रिया के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब अर्थ निकालना, किसी भी चीज़ का अच्छे से अर्थ बताना, अमूर्त सोच जैसे जो चीज़ें हमें नहीं भी दिख रही उसके बारे में भी सोचना, और विवेचना करना, आपस में बातचीत करना, समूह में वार्तालाप करवाना, ये सब की अगर अधिक सीखने की प्रक्रिया है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं अधिगम के लिए। ओके, चलिए। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे प्राकृतिक एवं सामाजिक दुनिया के बारे में बनाते हैं। मतलब हम जैसा सोच रखते हैं, बालकों का विकास एवं अधिगम मतलब विकास जो सीखते हैं उसी से बच्चों का विकास होता है और ये निरंतर चलता रहता है। बच्चे कुछ ना कुछ, व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन पर्यंत सीखता रहता है और इसी से उसका विकास होता है, जिसके साथ बालकों में उन सिद्धांतों का भी विकास होता है जो बच्चे जो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो समाज की बनाई हुई चीज़ें हैं, दुनिया के बारे में जो भी है वो सब वो सोचते और जानते हुए चलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, विकास के विभिन्न आयाम थे। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज़ें करने और स्वयं बनाने, प्रयोग करने से सीखते हैं। पढ़ने से, विचार विमर्श, पूछने से, सुनने से, देखने से आदि चीज़ों से बच्चे सीखते हैं। ठीक है। और अपने विकास के मार्ग में इन सभी तरह के अवसर उनको मिलने चाहिए। ओके। तो दोस्तों, हमारा एक चैप्टर ये अब कंप्लीट हुआ है। हम आपको कल एक नया चैप्टर देंगे। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था का एड्रेस है M38 ब्लॉक M प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाज़ियाबाद। दोस्तों, ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है जिससे जुड़कर आप हमारी संस्था से जुड़कर अच्छी से अच्छी चीज़ों को जान सकते हैं। एक बार मेरी संस्था से जुड़ के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारी बहुत ही अच्छी एक टीम है। ओके दोस्तों, 9910386775 ये हमारी संस्था का फ़ोन नंबर है। इससे बात करके आपको PDF चाहिए होगी या कुछ भी चाहिए होगा वो आपको इस पर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये हमारी संस्था का QR कोड है। इसको आप लोग ले लीजिए, तो इससे आप हमारे WhatsApp के ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिससे आपको PDF लेना हुआ या कोई भी चीज़ें आपको जानकारी लेनी हुई तो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, ये हमारे व्हाट्सएप फ़ोन नंबर है, ये है 9450403017। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।